हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ने से पहले हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला टाइप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक सेलर होता था और बहुत सारे बायर होते थे। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि वो कैपिटल भी वो खुद की लगाता था और उसका ही सारे जितना भी रिस्क होता था वो सारा भी उसका ही खुद का ही होता था। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते थे। सेकंड हमारा आता था पार्टनरशिप फर्म। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और फिफ्थ हमारा फॉर्म होता था कंपनी। इसके बारे में क्लास में आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में, जिसमें हम पार्टनरशिप के रिलेटेड सभी अकाउंटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में क्या बताया गया है पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. It means कि पार्टनरशिप क्या होता है, कुछ लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप को बताती है जो कि आपस में अग्री हुए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और साथ में बिज़नेस को चलाने के लिए। और वो सारे जो हैं बिज़नेस के लिए क्या करेंगे, या तो सभी बिज़नेस में एज एन एक्टिवली काम करेंगे या कुछ पार्टनर्स सभी के बिहाफ पर काम करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर काम करें, कुछ पार्टनर इनएक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब कुछ पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बट बाकी पार्टनर्स उनके बिहाफ पर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है जो कि क्या करती है, लोगों के बीच में कुछ पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप को बताती है जो कि किस लिए एग्री हुए हैं, कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एग्री हुए हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे और साथ में एक बिज़नेस को चलाएंगे और सभी एक दूसरे को के बिहाफ पर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, या सभी मिलकर बिज़नेस को चलाएंगे या कुछ बिज़नेस को चलाएंगे सभी के बिहाफ पर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अब इसके बाद हमारा आता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर है पार्टनरशिप का, 2 और मोर पर्सन्स। किसी भी पार्टनरशिप को कंडक्ट करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई भी एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकता, तो पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप मेंबर्स। इट मीन्स कि पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर्स हैं वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में दिया नहीं गया है कि मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, लेकिन कंपनीज़ एक्ट 2013 ये स्पेसिफाई करती है कि मैक्सिमम नंबर किसी भी पार्टनरशिप में कितने होने चाहिए, किसी पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं, 50 पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स बट कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ पार्टनर्स टू 50। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा 1932 है वो कभी वो स्पेसिफाई नहीं करता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, ओनली 50 हो सकते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स किसी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए होने चाहिए और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड आता है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है तो वो किसी भी एग्रीमेंट का क्या होता है, रिजल्ट होती है। यानी सभी पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है कि वो लोग आपस में क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे और किसी बिज़नेस को कैरी करेंगे। ठीक है, किसी भी बिज़नेस को चलाएंगे। तो वो जो एग्रीमेंट है, या तो वो एग्रीमेंट ओरल हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है, लेकिन ये हमेशा प्रेफरेबल होता है कि कोई भी एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, और फ्यूचर में किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए
हमेशा एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटर्न, बट एग्रीमेंट कैन बी ईदर ओरल और रिटर्न, हो दोनों सकता है, ओरल में या रिटर्न कोई भी हो सकता है, लेकिन हम किसको प्रेफर करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एग्रीमेंट जो होता है वो हमेशा एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। इसके बाद थर्ड हमारा आता है प्रॉफिट मोटिव। थर्ड फीचर क्या है पार्टनरशिप फर्म का, प्रॉफिट मोटिव। कोई भी पार्टनरशिप फर्म किस मोटिव से ओपन होती है, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से होती है। मेन मोटिव ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज़ टू अर्न प्रॉफिट एंड मस्ट बी लीगल। ठीक है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है और साथ में अपने बिजनेस को लीगली चलाना होता है। ठीक है, उसका कोई भी इलीगल पर्पस नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टनरशिप फर्म का पर्पस क्या होना चाहिए, लीगली बिजनेस को चलाना होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में क्या है कि द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। इट मीन्स कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए कि वो प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इफ़ सम पर्सन्स जॉइन हैंड्स टू रन अ चैरिटेबल ट्रस्ट इट विल नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। अगर कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं, एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने के उद्देश्य से अगर उन्होंने कोई बिजनेस कोई स्टार्ट किया है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट को कमाना और उसको आपस में बांटना होना चाहिए। ठीक है, तो शेयरिंग प्रॉफिट क्या है, हमारा फोर्थ फीचर है पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर्स शुड शेयर द लॉसेस ऑल्सो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स लॉसेस को भी क्या करें, शेयर करें। ठीक है, कुछ पार्टनर्स बिजनेस में क्या होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप को ज्वाइन करते हैं, तो वो सिर्फ प्रॉफिट को ही शेयर करेंगे, लेकिन लॉसेस को वो शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप्स में सिर्फ यही नहीं होता कि सभी पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉसेस सभी को बांटेंगे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर जो होते हैं वो किस मोटिव से आते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से आते हैं, तो वो सिर्फ प्रॉफिट को ही शेयर करते हैं। ठीक है, और लॉसेस को वो शेयर नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ पहले से ही उनके एग्रीमेंट में क्या होता है, गिवन होता है। अब इसके बाद आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी से हम क्या समझते हैं कि सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल का काम करते हैं। एजेंट और प्रिंसिपल से हम क्या समझते हैं कि अगर कोई पार्टनर कोई एक्ट करता है तो उस एक्ट से सभी पार्टनर्स क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ठीक है, यानी सभी पार्टनर उस एक्ट के लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे। उसी तरीके से अगर किसी और पार्टनर ने कोई भी एक्ट किया तो वो सभी को क्या करेगा, अपने एक्ट से बाइंड करेगा, और वो खुद भी दूसरों के एक्ट से बाइंड होगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, म्यूचुअली इनके बीच में क्या होती है, एजेंसी होती है। यानी सभी पार्टनर कैसे एक्ट करते हैं, एजेंट और प्रिंसिपल दोनों की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है कंपनी की तरह। ठीक है, सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी में क्या होता है कि उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने ओनर से या अपने मेंबर से। ठीक है, अगर कंपनी के ऊपर कोई केस होता है तो वो केस उसके ओनर या उसके लोगों के ऊपर नहीं होगा, वो सिर्फ कंपनी के ऊपर होता है। ठीक है, इसी तरीके से अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। इट मीन्स कि पार्टनरशिप फर्म की जो कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट एंटिटी नहीं है अपने पार्टनर से। अगर पार्टनरशिप फर्म को किसी कंडीशन में लॉस उठाना पड़ता है, ठीक है, तो उस लॉस के लिए सभी पार्टनर्स लाइबल होंगे। सभी पार्टनर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी उस लॉस को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो सभी पार्टनर क्या हैं, अलग नहीं है पार्टनरशिप फर्म से, तो इनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन इन अ केस ऑफ कंपनी, ओनर और जो कंपनी है दोनों की एंटिटी कैसी होती है, सेपरेट होती है। अगर कंपनी डूबती है तो उससे उसके ओनर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें हमें ये दिया गया है, एनी कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द फर्म विल इफेक्ट ईच पार्टनर सेपरेटली एंड जॉइंटली। इट मीन्स कि अगर फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म जो है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है किसी पार्टी के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सभी को क्या करेगा, बाइंड करेगा अपने एक्ट से। यानी सभी पार्टनर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे, और सभी को उसको जॉइंटली उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है,
पार्टनरशिप डीड इज़ द रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट जो कि सभी पार्टनर्स द्वारा साइन किया जाता है और रजिस्टर करवाया जाता है उसे, और इसके अंदर क्या लिखा होता है? इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी एग्रीमेंट में रिटन है, एग्रीमेंट में दी गई है, वो सभी क्या होती हैं? इसमें लिखी हुई होती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। यानी ये एक क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्या काम करता है? टर्म्स एंड कंडीशन को दिखाने का काम करता है कि एक किसी भी पार्टनरशिप फर्म में क्या टर्म्स एंड कंडीशन पर सभी पार्टनर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड कंटेन्स फॉलोइंग पॉइंट्स। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं? जैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे क्लोजेज होते हैं जो कि इसमें मेंशन होते हैं। उसमें से कुछ क्लोजेज ऐसे हैं जिनका मैं आपको नाम बता रही हूँ कि ये मेन क्लोजेज हैं जो कि इसमें रिटन होते हैं। जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि फ़र्म का नेम क्या होगा और वो कहाँ पर लोकेटेड होगी। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, यानी जो भी इस फर्म के पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स का नाम क्या है और उनके लोकेशन क्या है, उनके एड्रेस क्या है। इसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर, यानी सभी पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, किस रेशो में कंट्रीब्यूट की है, ये सब भी क्या होता है? एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल दी है तो उनको किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, कोई पार्टनर अगर विड्रॉ करता है बिज़नेस से तो वो किस रेट पे विड्रॉ कर सकता है, कितना विड्रॉ कर सकता है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है बिज़नेस से पैसा तो उस पैसे पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, किस रेशो में वो आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगा तो नहीं, वो सारी चीज़ों के बारे में जो मेंशन है वो सारा किसके अंदर मेंशन होता है? पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। गुडविल को किस तरीके से वैल्यू किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे क्लोजेज होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी भी पार्टनर से अगर फर्म लोन लेती है तो उस लोन पर किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड डिज़ायरेबल है या कंपलसरी है। तो पार्टनरशिप डीड जो होता है ये क्या होता है? ये डिज़ायरेबल है, इसे हम कंपलसरी नहीं मानते हैं। यानी पार्टनरशिप डीड को बनाना कोई कंपलसरी नहीं है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए। ठीक है, ये उसके लिए ऑप्शनल होता है। ठीक है, अब इसके बाद रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब इसके बाद आता है कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट, यानी अगर पार्टनरशिप डीड में कोई चीज़ें मेंशन करना भूल गए हैं, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप डीड में कोई चीज़ मेंशन नहीं है और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो किस लॉ के प्रोविज़न हमारे लागू होते हैं पार्टनरशिप फर्म में? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न्स क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, यानी अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगा तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। अब इन रूल्स में कौन कौन से रूल्स हैं जो कि बेसिकली फ़ॉलो किए जाते हैं? फर्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स किस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इट मीन्स कि सभी पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, चाहे उन्होंने कैपिटल कितनी भी क्यों ना कंट्रीब्यूट करे हो। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे 3 पार्टनर्स थे किसी पार्टनरशिप फर्म में, एक का नाम था रमेश, दूसरा था सोहन और तीसरा था चिंटू। ठीक है, अब ये तीनों पार्टनर्स ने बिज़नेस को स्टार्ट किया। ठीक है, रमेश ने बिज़नेस कैपिटल लेकर आया 50,000 रुपीज़ की, सोहन लेके आया 1 लाख रुपीज़ की, चिंटू लेके आया 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है, उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया कि वो प्रॉफिट को किस रेशो में शेयर करेंगे। ठीक है, अब उनके ऊपर कौन सा लॉ लागू होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में अब उन्हें अपने प्रॉफिट को शेयर करना होगा। तो चिंटू कहता है कि भाई मैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट की है। तो क्या चिंटू को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा? अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड, तो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? किस रेशो में बटेगा प्रॉफिट? इक्वली मिलेगा, चाहे किसी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल क्यों ना कंट्रीब्यूट की हो। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या होता है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉल बी अलाउड। इट मीन्स कि किसी भी पार्टनर को कोई कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। ठीक है, यानी अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे दिया जाएगा, तो पार्टनरशिप किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉल बी अलाउड, यानी किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रेट से दी जाएगी, तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज की जाएगी, किसी भी पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सैलरी टू पार्टनर्स। अगर कोई भी पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, यानी नो पार्टनर इज़ एंटाइटल टू एनी सैलरी और कमीशन। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देखो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये क्या होता है, ये पार्टनर को, ये फर्म को देना ही पड़ता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, तो ये फर्म का क्या होता है, फर्म के ऊपर एक चार्ज होता है जो कि फर्म को हर कंडीशन में देना ही होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से दिया जाएगा, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के रेट से दिया जाएगा। किस रेट पे दिया जाएगा, 6% के रेट से। इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से दिया जाएगा, 6% के रेट से दिया जाएगा पार्टनर के लोन पे। इसके बाद एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। अगर सभी पार्टनर कंसेंट नहीं देते हैं किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं अगर वो एग्री नहीं करते किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, तो पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो सभी पार्टनर्स को एग्री करना ज़रूरी है। अगर कोई एक भी पार्टनर मना कर देता है एडमिट करने के लिए, तो न्यू पार्टनर एडमिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ऐसी कंडीशंस जो कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में अप्लाई होती हैं। यानी जब हमारा पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगा या साइलेंट होगा, तो इन दैट केस कौन सा हमारा कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा, जिसके अंडर में ये सारे प्रोविजंस हैं जो कि हमें फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा पार्टनरशिप फर्म के बारे में इतना ही। अब कल की क्लास में हम इसके आगे के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।